हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लविशा। मैं लविशा, आप सभी की यूपीएससी मेंटर। और आज के एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में हम देखेंगे हर्षवर्धन, हर्षा एंड इट्स टाइम के बारे में। लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का, और अब हम हर्षवर्धन के रूल को बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हर्षवर्धना ये बिलोंग करते थे वर्धना डायनेस्टी से, वर्धना डायनेस्टी से। अब बैक स्टोरी ये है कि जैसे ही 550 सी के अराउंड आपका जो गुप्ता एम्पायर था उसका एंड हो गया था, गुप्ता एम्पायर का एंड हो गया था। और ड्यू टू हुनाज इन्वेजन, जो हुनाज का इन्वेजन था उसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस भी पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिली। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा नॉर्थ इंडिया था वो बहुत स्मॉल स्मॉल फ्यूडेटरीज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गया था, और ऐसा कोई भी एक लार्ज किंगडम उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं था। फिर क्या हुआ कि आपके नियर अबाउट 606 एडी के अंदर हर्षवर्धन जो थे वो राजा बने, और उन्होंने नियर यूपी एंड बिहार उनका मेन एरिया था, बिकॉज गुप्ता एम्पायर तो ऑलरेडी एंड हो चुका था। 606 एडी के अंदर वो राजा बने, और वो राजा क्यों बने थे? ऐसा नहीं था कि वो सबसे बड़े थे अपने ब्रदर सिस्टम में, लेकिन उनके जो ब्रदर थे उनको एक वॉर के उसके टाइम पीरियड के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद हर्षवर्धन ने सिर्फ 16 इयर्स की एज के अंदर एम्पायर को संभाला था, और ये राजा बने थे। इनके राजा बनने के बाद इन्होंने अपने रूल को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया, और इनके एक्सपेंशन के बाद इन्होंने नॉर्थ के अंदर कम्प्लीटली अपने रूल को एक्सपेंड किया। साउथ के अंदर भी इन्होंने एक्सपेंड करना चाहा, लेकिन साउथ के अंदर जो चालुक्य किंग थे, पुलकेशिन सेकंड, जिनके बारे में हम अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, चालुक्य एम्पायर के बारे में। जो चालुक्य किंग थे पुलकेशिन सेकंड, उनके साथ इनका क्लैश हुआ, और उसकी वजह से ये साउथ को कवर अप नहीं कर पाए, और इन्होंने अपना जो रीजन था वो सारा नॉर्थ इंडिया रखा, और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया को इन्होंने अपने रूल के टाइम पे कवर किया। इन्होंने नियर अबाउट 41 ईयर्स के लिए नॉर्थ इंडिया के अंदर रूल किया। अब 41 ईयर्स के बाद इनकी डेथ हो गई, और ऐसा माना जाता है कि ये लास्ट हिंदू रूलर थे, लास्ट हिंदू रूलर थे जिन्होंने इतने बड़े एरिया के ऊपर रूल किया। उसके बाद डायरेक्ट जो जब मुस्लिम रूल आया, दिल्ली सल्तनत वाला, एंड देन मुगल्स का रूल आया, बाबर, हुमायूं, अकबर के टाइम पीरियड पे वो मुस्लिम का रूल आया, उन्होंने ही दोबारा से इतने बड़े एम्पायर के ऊपर रूल किया। बट अगर हम हिंदू किंग की बात करें तो ये लास्ट हिंदू किंग थे जिन्होंने इतने बड़े एम्पायर के अंदर रूल किया। हालांकि ऐसा नहीं है, ये थे हिंदू, लेकिन इन्होंने भी बाद में अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, ऐसा भी हमारी हिस्ट्री के अंदर मेंशन है। अब हम इनके रूल को, इनकी क्या स्टोरी रही, कैसे ये राजा बने, और इनका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा, और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें इनके टाइम पीरियड के अंदर, कुछ इम्पोर्टेंट चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया के अंदर आए, और इनकी जो कोर्ट पोएट थे हरि सेना, जिन्होंने इनसे रिलेटेड हिस्ट्री को लिखा, हर चीज को हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Harsha and his times. Rise of Harshvardhan. The Guptas, with their seat of power in UP and Bihar, ruled over north and western India for about 160 years until the mid 6th century. ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया। उसके बाद क्या हुआ? Then North India again split up into several kingdoms, the Hunas and other feudal dynasties. Gradually, one of these dynasty, जो कौन सी डायनेस्टी आपकी? वर्धना डायनेस्टी, रूलिंग एट थानेसर इन हरियाणा। रूल कहाँ करते थे? थानेसर, जो आज के टाइम पे हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र के पास। एक्सटेंडेड इट्स अथॉरिटी ओवर ऑल द अदर फ्यूडेटरीज। द रूलर हु बॉट दिस अबाउट वाज हर्षवर्धना। अब इस पूरी वर्धना डायनेस्टी को ही जिसने हाईलाइट बनाया वो कौन थे? आपके हर्षवर्धना थे। और जो यहाँ पर ये थानेसर दे रखा है, एक बार एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि बाद में तो देखो हर्षवर्धन ने अपनी जो कैपिटल थी वो कन्नौज के ऊपर शिफ्ट कर ली थी, लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि कन्नौज से पहले, मतलब उसमें कन्नौज मेंशन नहीं था, उसमें ये मेंशन था कि स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर हर्षवर्धना की
जो रीजन था हर्षवर्धना के रूल के टाइम पीरियड पे उनकी कैपिटल क्या थी, तो उसमें जो ऑप्शन थे वहां पर कन्नौज भी मेंशन था एंड थानेसर भी मेंशन था, बट द करेक्ट आंसर इज थानेसर। तो हमें ये याद रखना है कि पहले कैपिटल क्या थी वर्धना डायनेस्टी, थानेसर इन हरियाणा, बाद में हर्षवर्धन ने चेंज करके क्या कर दी थी, कन्नौज। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन वॉज बोर्न इन 590 एडी और 606 एडी के अंदर ये राजा बन गए थे, मात्र 16 इयर्स की एज में, टू किंग प्रभाकर वर्धना ऑफ सत्यनेश्वरा, थानेसर हरियाणा। ही बिलोंग टू पुष्यभूति ऑल्सो कॉल्ड द वर्धना डायनेस्टी। ये एक हिंदू थे जिन्होंने बाद में महायान बुद्धिज्म को फॉलो किया, और इन्होंने किससे शादी की, दुर्गावती से शादी की। He had a daughter and 2 sons. His daughter married a king of Vallabhi, whereas his sons were killed by his own minister. अब देखो, इससे हमें एक और चीज क्लियर होगी कि उनकी डॉटर की शादी हो गई थी, बट जो उनके बेटे थे वो उन्हीं के मिनिस्टर ने मार दिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर्षवर्धना थे उनका कोई भी सक्सेसर नहीं था। अब उनका सक्सेसर नहीं था, यही रीजन था उनके एम्पायर का मेजर डिक्लाइन। अब सक्सेसर ही नहीं था तो ऑब्वियसली वो चीज डिक्लाइन हो ही जाएगी एक पॉइंट के बाद। जैसा कि बहुत हमने ऐसे एम्पायर देखे हैं जिसमें सक्सेसर की प्रॉब्लम की वजह से भी चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई हैं। इवन हम जब 1857 जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखते हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सबसे मेजर चीज जो उन्होंने एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो उनकी पॉलिसी थी उनसे यूज की, वो यही थी कि काफी ऐसे राजाओं को या फिर काफी ऐसे रूलर्स को कैप्चर किया, काफी ऐसी स्टेट्स को कैप्चर किया जहां कोई सक्सेसर नहीं था। तो वो चीज एक मेजर इम्पैक्ट डालती है आपके रूल के ऊपर। इसीलिए हर्षवर्धना की डेथ के बाद उनके 41 ईयर्स का रूल एंड हुआ और उसके बाद उनका एम्पायर भी एंड होता चला गया। अगर उनका कोई सक्सेसर होता तो वो चीज उनका एम्पायर और कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट एक्सटेंशन होता, बिकॉज अगर एक रूलर अनेबल भी है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो भी अगर उसको इतना बड़ा एम्पायर मिल रहा है तो वो कुछ टाइम तक तो उस चीज को चला ही सकता है, उस चीज को कुछ टाइम तक तो मेंटेन रख ही सकता है। एंड किंग हर्षवर्धना डीड्स वर प्रेज्ड बाय चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर ज़ुआंगज़ैंग इन हिज राइटिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, हर्षा असेंशन, मतलब कि हर्षवर्धन को राजा क्यों बनाया गया, ऐसी क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई कि 16 इयर्स की एज में उनको राजा बनना पड़ा। आफ्टर प्रभाकर वर्धना डाइड, हिज एल्डर सन राज्यवर्धना ascended to the throne of थानेसर। हर्षा हैड अ सिस्टर राज्यश्री। ये कौन है, ये हर्षा के भाई हैं, जो उनके बड़े भाई हैं, जिनका बिकॉज जो आपके एल्डर ब्रदर होते हैं, जो भी फैमिली में अगर 3 भाई हैं जो सबसे बड़े होते हैं उन्हीं को राजा बनाया जाता है, तो वैसे ही राज्यवर्धना को थानेसर राजा बनाया गया। और हर्षवर्धन की एक बहन भी थी राज्यश्री, जिनकी ग्रहवर्मन ऑफ कन्नौज से शादी कराई गई। शशांका द गोड़ा किंग किल्ड ग्रहवर्मन। अब जो शशांका थे उन्होंने इनको मार दिया, जो कन्नौज के राजा थे, एंड केप्ट राजश्री प्रिजनर। जो राजश्री उनकी बहन थी उसको जेल में रखा। दिस प्रॉम्प्टेड राज्यवर्धना टू फाइट अगेंस्ट शशांका। अब देखो, उनकी बहन को अगर बंदी बनाया गया है और जो उनके बहन के हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में क्या किया, राज्यवर्धना ने शशांका के साथ फाइट की, उनको ऊपर अटैक किया। बट उस फाइट में क्या हुआ, शशांका जीत गए और राज्यवर्धना की भी डेथ हो गई। इसकी वजह से हर्षवर्धन को 16 इयर्स की एज में राजा बनना पड़ा। He vowed to avenge his brother's murder and also rescue his sister. अब हर्षवर्धना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ये एक किसी भी एम्पायर के लिए बहुत बड़ी बात है कि उस एम्पायर के राजा को मार दिया गया। तो हर्षवर्धना, उनके तो खुद के रियल ब्रदर थे वो, और साथ में उनकी बहन को भी जेल में रखा था, तो ये उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने ब्रदर की डेथ का और भी बदला लेंगे और अपनी बहन को भी बचाएंगे। फॉर दिस he forged an alliance with भास्करा वर्मन द कमारूपा किंग, एंड देन इन दोनों ने मिलकर शशांकिया की तरफ मार्च किया और
अल्टीमेटली क्या हुआ, जो शशांका थे वो फील्ड से भाग गए और भागकर कहाँ गए, बंगाल गए। और उसके बाद क्या हुआ, अब कन्नौज था जो किसके पास था, ग्रहवर्मन के पास, जो हर्षवर्धना की बहन के हस्बैंड थे। उनको मारकर उन कैप्चर किसने कर लिया था, कन्नौज को शशांका ने। शशांका अब भाग गए तो फिर उस जो कन्नौज वाला रीजन था उसको किसने कैप्चर किया, हर्षवर्धन ने कैप्चर किया। इस तरह से कन्नौज का एरिया हर्षवर्धन के पास आया और फिर उन्होंने अल्टीमेटली कन्नौज को ही अपनी कैपिटल बनाया। और उसका मेजर रीजन ये था कि जो कन्नौज की लोकेशन है, अगर आप आज के टाइम पे भी देखेंगे मेजरली यूपी के अंदर, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉफिटेबल लोकेशन है। और उस टाइम पीरियड के अंदर कन्नौज बहुत पॉपुलर एरिया हुआ करता था और ऐसा माना जाता था जो कन्नौज और कन्नौज के आसपास के एरिया में रूल कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली पूरे नॉर्थ इंडिया को रूल करने की वो रूलर पावर भी रखता है और वो अल्टीमेटली पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल कर भी पाएगा, बिकॉज नॉर्थ इंडिया के बिल्कुल बीच की लोकेशन वो हो गई ना, इसलिए। देन हर्षा मेड कन्नौज his seat of power and from there he extended his authority in all the direction। अब कोई चीज बीच में तो आपको बहुत इजी होता है हर तरफ अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना। And then Kannauj emerged as a center of political power from the reign of Harsha onwards, typifies the coming of the feudal age in North India, just as Patliputra largely represent the pre-feudal area। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो फ्यूडलिज्म है आपका, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसकी स्टार्टिंग हुई आपके हर्षवर्धना के टाइम से। इंडिया के अंदर जो फ्यूडलिज्म की स्टार्टिंग हुई कि और जो लोग थे वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होने लगे और हर चीज डिवीजन के ऊपर आ गई। अब हर्षा रीन की जो अर्ली हिस्ट्री है वो हमें कहाँ से पता चलती है, वो हमें पता चलती है एक बुक से, द नेम इज हर्षा चरिता। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है। हर्षा चरिता जिसको किसने लिखा था, हर्षवर्धन के ही कोर्ट पोएट बना भट्टा, हु वाज हिज कोर्ट पोएट एंड रोट अ बुक कॉल्ड हर्षा चरिता। एक तो यहाँ से पता चलती है। देन इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द अकाउंट ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम Huan Tsang, who visited India in the 7th century and stayed in the country for about 15 years। ये काफी जगह पूछा भी जाता है, जो ह्युआन त्सांग थे वो कौन से राजा के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया में आए और उन्होंने कौन से राजा के जो रीन था, जो रूल था, जो एम्पायर था उसके बारे में लिखा और काफी चीजें उसके बारे में मेंशन की। तो द रीजन आंसर इज हर्षवर्धन। और उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के अंदर कौन से चाइनीज पिलग्रिम इंडिया के अंदर आए, तो उसका आंसर हो जाएगा हुआन त्सांग। राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार एंड ओडिशा वर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। ये एरिया क्या थे, बिल्कुल उनके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे। बट his sphere of influence spread over a much wider area. It appears that the peripheral state acknowledges his sovereignty। अब देखो, राजा किसी अपने एम्पायर को दो तरह से एक्सपेंड करते हैं। एक कुछ स्पेसिस, अब देखो राजा तो एक ही है, अब वो एक ही जगह रह सकता है। तो उस टाइम पीरियड पे जैसे आज क्या होता है कि यस पीएम तो एक ही है बट हर स्टेट के सीएम भी उन्होंने बना रखे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की फंक्शनिंग अच्छी तरह चल सके। तो सेम उस टाइम पीरियड पे क्या था कि कुछ स्टेट्स को हर्षवर्धन ने डायरेक्ट कंट्रोल किया, जिनकी सारी फंक्शनिंग वो खुद ही संभाल रहे थे, जो उनके आसपास के रीजन थे वो। अब जो थोड़े से डिस्टेंस पे रीजन थे उन पे क्या किया कि यस जो वहां के राजा थे उन्हीं को चीजें संभालने दी, बट उन राजाओं को एक कंडीशन थी कि उनको मेनली हर्षा को सुपीरियर मानना पड़ेगा और हर्षवर्धन की चीजों के साथ वो क्लैश नहीं करेंगे और उनके डिसीजंस को फॉलो करेंगे। उसके साथ फिर वो अपने एम्पायर को इजीली चला सकते हैं। मींस कि उन्होंने हर्षवर्धन की सॉवरेनिटी को अपना लिया था। बट ये सिर्फ बात कहाँ की, नॉर्थ इंडिया की। साउथ की साइड जो हर्षवर्धन है उनका इन्फ्लुएंस नहीं फैल पाया और उन्होंने फिर दोबारा से साउथ की साइड कभी एक्सटेंशन करने की ट्राई भी नहीं की। Harsha's southward march was stopped at the Narmada River by the Chalukya king Pulkeshin, who ruled over a great part of modern Karnataka and Maharashtra। जो आज का महाराष्ट्र और कर्नाटका का पार्ट है वहां पर चालुक्य किंग पुलकेशिन का रूल था, जिनकी कैपिटल बदामी थी। उन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के ऊपर रोका और उसकी वजह से हर्षवर्धन आगे नहीं बढ़ पाए और उन्होंने बाद में दोबारा से साउथ की साइड ध्यान भी नहीं दिया और उन्होंने अपने रूल को नॉर्थ तक ही
रखा। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हर्षवर्धन के रीन के अंदर। अब जो हर्षवर्धन वाला टाइम पीरियड था, जो ये 606 एडी के जो 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, ये एक ट्रांजिशन फेज चल रही थी कि यहाँ से कुछ सालों में ही चीजें एंशियंट से मेडिवल हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रही थी। बिकॉज जो आपका नॉर्मली क्या होता है कि हम मुगल एम्पायर जो मोहम्मद गौरी और वहां से हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, और मेनली आपका जो चोला एम्पायर है जिसको भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो मेनली जो ये टाइम पीरियड माना जाता है जो हर्षवर्धन वाला टाइम पीरियड था, चालुक्यास का टाइम पीरियड था, प्रतिहार्स का टाइम पीरियड, राष्ट्रकूटास का टाइम पीरियड था, ये जो मेजर एम्पायर उस टाइम पीरियड पे थे, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है ये ट्रांजिशन माना जाता है कि अब हिस्ट्री एंशियंट से मेडिवल के शिफ्ट हो रही है, और जो बीच के कुछ ये एम्पायर थे ये एक ट्रांजिशन फेज के अंदर थे। अब फ्यूडल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो फ्यूडेटरीज काफी ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, सभी ग्रुप से आर्मी के लिए फुट सोल्जर्स आते थे, हॉर्सेस आते थे, सभी अपने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते थे, जिससे कि हर्षवर्धन ने काफी स्ट्रॉन्ग इंपीरियल आर्मी को इस्टेब्लिश किया अपने रूल के टाइम पर। उसके अलावा हुसैन तसैंग बताते हैं कि उन्होंने काफी ईयर हर्षवर्धन के कोर्ट में स्पेंड किए और उन्होंने काफी ट्रेवल किया, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस से जो हर्षवर्धन थे वो काफी बड़े सपोर्टर बन गए बुद्धिज्म के, और उन्होंने फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी चीजें स्टार्ट भी की कि हाँ काफी ऐसे डिसीजन लिए जिससे वो बुद्धिज्म को एक्सपेंड कर पाए। और साथ में इन्होंने ही ये बताया कि जो हर्षवर्धन का रिवेन्यू का सिस्टम था वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। पहला पार्ट किसके लिए होता था, जो किंग के खुद के एक्सपेंडिचर होते थे उनके लिए। जो सेकंड होता था वो होता था स्कॉलर्स के लिए। थर्ड किसके लिए होता था, ऑफिशियल्स के लिए, और जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो पब्लिक के लिए काम करे उनके लिए। एंड फोर्थ होता था रिलीजियस पर्पस के लिए। रिलीजियस पर्पस के लिए जो फोर्थ पार्ट होता था वो होता था। और वो साथ में ही अपने मिनिस्टर्स के साथ क्या करते थे, एक डिफरेंस क्या था उनमें और बाकी राजाओं में, कि वो ऐसे पहले राजा थे जो एज अ गिफ्ट, मतलब किसी मिनिस्टर ने कुछ अच्छा काम किया हो तो उनको कोई गिफ्ट देना है, कुछ ऑनर देना, उसके लिए वो उनको लैंड गिफ्ट करते थे। वो कॉइन्स में और मतलब इन चीजों में, ज्वेलरी में ज्यादा बिलीव नहीं रखते थे, और ऐसी सिचुएशन में वो हमेशा लैंड ग्रांट्स देते थे, लैंड गिफ्ट देते थे। यही एक रीजन था कि उनके टाइम पीरियड के अंदर जो कॉइन्स हैं वो काफी कम इशू किए गए। एज हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा, जो गुप्ता टाइम पीरियड था उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉइन्स को इशू किया गया, स्पेशली आपके गोल्ड कॉइन्स को जिनको वो दिनार्स कहते थे। बट हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे उन्होंने बहुत कम कॉइन्स को इशू किया, और वो मेनली किस चीज में डीलिंग रखते थे कि उनको किसी को प्रेज करना है, किसी को गिफ्ट देना है, किसी को ऑनर देना है, हर चीज के लिए वो मैक्सिमम टाइम क्या करते थे, लैंड ग्रांट्स को इशू करते थे, एज अ लैंड ही उन केसेस में गिफ्ट करते थे, इसीलिए उनको ज्यादा कॉइन्स की जरूरत भी नहीं थी। The feudal practice of rewarding and paying officers with grants of land seems to have begun under Harsha. This explains why we do not have very many coins issued by this king. In Harsha's empire, अब जैसे कि हुमायूं तसांग ने ये मेंशन किया कि 4 पार्ट्स में रिवेन्यू सिस्टम डिवाइडेड था, और उन्होंने बाद में इनकी चीजों को सुनकर फिर बुद्धिज्म के सपोर्टर बने, वैसे उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हर्षा के टाइम पीरियड के अंदर थी, कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा मेंटेन नहीं था, काफी रॉबरी उनके साथ भी हुई, उनकी चीजों के साथ भी, और वैसे भी काफी रॉबरी के केसेस और काफी क्राइम जो था, क्राइम रेट था वो थोड़ा सा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के ऊपर ज्यादा था, बिकॉज उन्होंने रिवेन्यू के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया, उनका टैक्सेशन सिस्टम अच्छा रहा, उनका गिफ्ट और प्रेज करने का सिस्टम अच्छा रहा, उनकी आर्मी बहुत एक्सपेंड हुई, उनके पास बहुत अच्छी आर्मी थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह मेंटेन रखने के ऊपर, कि किसी भी इंसान के साथ कोई क्राइम ना हो, कोई मर्डर ना हो, या फिर कुछ भी ना हो, कोई चोरी का सीन ना हो, इन चीजों के ऊपर वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, और इन चीजों के ऊपर जो उनका एम्पायर था थोड़ा सा लैग कर गया एज कंपेयर टू अदर एम्पायर्स। रिलीजियस आउटलुक उनका क्या था, उनकी बहुत टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी, वो हिंदू खुद थे,
हिंदू वो बाय बर्थ थे, इसलिए वो हिंदुज्म को सपोर्ट करते थे। बाद में वो बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए थे, इसलिए वो बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे। अब जो उस टाइम पे और क्या था, जैनिज्म था आपका। जैनिज्म के भी वो अगेंस्ट नहीं थे, उन्होंने खुद ने जैनिज्म के लिए कुछ नहीं किया, बट उस चीज के वो अगेंस्ट भी नहीं थे। और जो मुगल्स हैं आपके, मुस्लिम्स हैं, वो तो उस टाइम पीरियड पे उनका तो कोई इन्फ्लुएंस था ही नहीं, तो इसलिए उनको तो काउंट हम उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं कर सकते। As a devotee Buddhist, he convened a grand assembly at Kannauj to widely publicize the doctrines of Mahayana and later an assembly at प्रयाग। और बुद्धिज्म के अंदर भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि उन्होंने पर्टिकुलरली जितना भी बुद्धिज्म के लिए किया, जितना भी बुद्धिज्म को प्रायोरिटी दी, असेंबली के अंदर उन्होंने असेंबली अरेंज की कन्नौज के अंदर और प्रयाग के अंदर भी की बाद में, वो सब कुछ किससे रिलेटेड था, महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड। हीनयान बुद्धिज्म को उन्होंने नहीं देखा, महायान को उन्होंने देखा, जिसके अंदर बुद्धा की आइडल की भी वर्शिप की जाती है और मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट, अब देखो बुक्स और ऑथर के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये एग्जाम में हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिनके अंदर तो हमें आइडिया लगाने में भी बहुत कंफ्यूजन होती है। अब हर्षा के टाइम पीरियड से आपको जो नाम याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि बनाभट्टा जो उनके कोर्ट पोइट थे, उनकी एक बुक थी हर्षा चरिता, एक तो ये हमने पीछे देख लिया। उसके अलावा हर्षा जो थे वो खुद भी बहुत अच्छे ऑथर थे और उन्होंने 3 प्लेज लिखे, जो तीनों ही आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंदा। तो ये 3 प्लेज थे जो हर्षवर्धन ने खुद ने लिखे थे, बिकॉज वो एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे। तो दिस इज ऑल अबाउट हर्षवर्धन एंड हिज रूल, जो उनका 41 ईयर्स का रूल रहा, 606 AD से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में ये था। अब इनसे रिलेटेड आगे की स्टोरी इसलिए नहीं है बिकॉज उनका कोई सक्सेसर नहीं था, तो जो उनकी डायनेस्टी है और उनकी चीजें हैं वो हर्षवर्धन की डेथ के साथ ही एंड होना स्टार्ट हो गया। अब उसके आगे की स्टोरी में क्या हुआ, और जिस टाइम पे हर्षवर्धन नॉर्थ के अंदर रूल कर रहे थे, अब उनका साउथ के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो साउथ के अपने रूलर्स थे। तो अब जिस टाइम वो नॉर्थ के अंदर कर रहे थे, बिकॉज जो गुप्ता एम्पायर था उनका इन्फ्लुएंस तो साउथ के अंदर भी था, बट हर्षा का एम्पायर का कोई भी इन्फ्लुएंस साउथ के अंदर नहीं था। वो नर्मदा रिवर से, जो नर्मदा रिवर थी हमारी आज भी है, उनके ऊपर ऊपर उनका जो रीजन था वो खत्म हो गया। तो अब उस टाइम पर साउथ के अंदर क्या हो रहा था, जिस टाइम पर हर्षवर्धन नॉर्थ को रूल कर रहे थे, और हर्षवर्धन के रूल के बाद आगे के कौन से एम्पायर एस्टेब्लिश हुए बिफोर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले के जितने भी इम्पोर्टेंट नॉर्थ और साउथ के अंदर एम्पायर एस्टेब्लिश हुए, आपका नियर अबाउट ये कुछ 400 ईयर्स का टाइम पीरियड है, वो हुए। वो हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफ के साथ। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ी बड़ी भी होगी, और उसके बाद हमारी स्टार्टिंग होगी मेडिवल हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, विजयनगर एम्पायर, उन सबको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। एक चीज और, अगर आप मैप में भी देखना चाहें तो ये था हर्षवर्धन का एम्पायर। देखो यहाँ पर आपकी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर से नीचे उनका कोई भी रोल नहीं आपको मिलेगा, तो ये एम्पायर बेसिकली उनका ऊपर ऊपर था, और यहाँ भी अलग एम्पायर थे। वो सब कुछ हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छी नहीं भी लगी हो देन ऑल्सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और जो प्रॉब्लम लगी है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।